इस सेगमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे। आप लोग जानते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो आप लोग का पेपर होगा उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 4 यूनिट हैं और मॉडर्न ऑप्टिक्स के भी 4 यूनिट हैं, यानी टोटल 8 यूनिट आपको इस पूरे कोर्स में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है इसके 4 यूनिट का जो लास्ट यूनिट, चौथा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो आज हम लोग शुरू करेंगे। और उधर पैरेलली हम लोग मॉडर्न ऑप्टिक्स के जो बचे हुए 4 यूनिट हैं वो भी हम लोग शुरू कर दिए हैं और वो भी कवर हो रहा है। ये पूरा का पूरा आप लोग हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे इस बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स के कोर्स का जो 8 यूनिट है वहाँ पे यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप किसी भी यूनिट का प्लेलिस्ट खोलिए, उस यूनिट से संबंधित टॉपिक के सभी वीडियोस आपको क्रम में मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे 8 यूनिट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और आप वहाँ से पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री आप लोग उसको देख सकते हैं। कोई आपको समस्या नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इस सेगमेंट को। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग शुरू करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम। तो ये ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन डाई इलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम और उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, जिसे हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये तरंग, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये क्या, इसका मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो भी हम बात करेंगे वो एनर्जी के टर्म्स में करेंगे। ठीक, देखिए कोई भी वेव जनरेट कब होता है और ये वेव होता क्या है। एक्चुअल में जहां कहीं भी एनर्जी का डिस्टरबेंस होता है तो वहां पे एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ना कोई वेव जनरेट होता है। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो मान लीजिए एक तालाब है, एक ये तालाब है और तालाब में आप लोग जानते हैं यहाँ पे पानी है। आपने एक कंकड़ इसमें मान लीजिए एक पत्थर फेंका यहाँ तालाब के बीच में, तो जब आपने इस तालाब में कंकड़ फेंका, एक पत्थर फेंका, तो उस पत्थर के पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा था। तो जैसे ही ये इस शांत तालाब में गिरा पत्थर, तो इस पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अचानक इस जगह पे डंप हो गई, यानी तालाब के इस पॉइंट पे एक एनर्जी का डिस्टरबेंस पैदा हो गया। यानी काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ डंप हुई तो यहाँ पे सराउंडिंग के तुलना में यहाँ पे एनर्जी का एक डिस्टरबेंस पैदा हुआ। अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आके गिरा है, अब सिस्टम क्या करेगा, इस एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहेगा, यानी इस पूरे तालाब में फैलाना चाहेगा। तो यहाँ पे एक वेव, एक यांत्रिक वेव, एक मैकेनिकल वेव जनरेट होगा और ये वेव इस एनर्जी, जो यहाँ पे अचानक सा एनर्जी का डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, जो एनर्जी डंप हुआ, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से। तो जिस माध्यम से यहाँ पे एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस तालाब में फैल रहा है, तो उसे वही है वेव। यानी वेव क्या है, वेव क्या है, एक एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एक मीडियम है। और ये क्यों रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी में डिस्टर्बेंस पैदा हुआ है। तो यानी यानी एक तरह से समझ लीजिए कि तरंग क्या कर रहा है कि वो एनर्जी को लेके एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल कर रहा है, ताकि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ये हमारे नेचर यानी प्रकृति का एक सामान्य सा सिद्धांत है कि जो भी चीज कहीं ज्यादा हो जाती है तो वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करके उसको समान करना चाहती है। तो अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी वहां पे पैदा होगा जहां एनर्जी में डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन वहां में एनर्जी में डिस्टर्बेंस कुछ अलग टाइप का पैदा होता है। देखिए, जब इसके लिए आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, तो अगर वो चार्ज पार्टिकल मान लीजिए एक्सेलरेट हो रहा है, तो चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, तो चार्ज एक्सेलरेट हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टरबेंस पैदा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टरबेंस पैदा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस पैदा कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टरबेंस होगा, या यूं कहिए इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी में डिस्टरबेंस पैदा होगा, तो इस डिस्टरबेंस को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो वेव प्रोपोगेट करता है, जिस वेव का जन्म होता है, उस वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं।
यानी ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी के रिडिस्ट्रीब्यूशन से ही जुड़ा हुआ है, एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन से ही जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी में डिस्टर्बेंस पैदा होने के कारण जो ये एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो फैल रहा है चारों तरफ, वो जिस माध्यम से फैल रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको और अच्छे से समझते हैं। आप लोग सूर्य जानते होंगे, सन, सन के अंदर जो गैसेस हैं वो गैसेस इतने हायर टेम्परेचर पे हैं कि वो आयनाइज हो गए हैं, यानी वो गैसियस फॉर्म में सन के अंदर आयन फॉर्म में है। आयन मतलब कोई पॉजिटिव होगा कोई नेगेटिव आयन होगा। तो अब इतने अधिक एनर्जी पे ये आयन सन के अंदर बहुत तेजी से ऑक्सीलेट करते हैं, और अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल तेजी से ऑक्सीलेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जो मैक्सवेल का एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ा हुआ, वो ये कहता है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करेगा। तो वो जो एनर्जी रेडिएट करेगा उस एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी, या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होते हैं। तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी में डिस्टर्बेंस पैदा होगा, तो ये एनर्जी जो आगे रीडिस्ट्रीब्यूट होके जो जो फैलता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से फैलता है। होता ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्टर्बेंस होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करता है। मतलब ये एक दूसरे को इंड्यूस करते हुए आगे बढ़ते हैं स्पेस में, ठीक है। और इन वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ये फ्री स्पेस में भी प्रोपगेट कर सकते हैं, ठीक। और इन वेव्स को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। समझ में आया? तो आपको मोर और लेस थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक। ये ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, हम इनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे लेकिन धीरे धीरे, ठीक। यहाँ पे बस मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, बाद में आगे आएगा तो इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोग अभी फिलहाल इस टॉपिक पे आते हैं। मेनली ये जो यूनिट है ये आपका ज़्यादातर मैथमेटिकल ही है, आपको इसमें मैथमेटिकल वे में इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखना है, पर बीच बीच में मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट भी समझाता रहूँगा, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो सबसे फेमस साइंटिस्ट का नाम जुड़ा है वो है मैक्सवेल, ठीक। वो अभी आगे आएगा, अभी आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए पहले ये टॉपिक आज हम देख लेते हैं। ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। तो यानी चालकीय माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये ए यूनिफॉर्म लीनियर कंडक्टिंग मीडियम हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन, परमिएबिलिटी म्यू, कंडक्टिविटी सिग्मा, बट नो अदर चार्ज। माने उस मीडियम में कोई चार्ज नहीं है, चार्ज तो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये तीन पैरामीटर हैं, कोई ना कोई एक कंडक्टिंग मीडियम है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे तीन फॉर्मूले तो सबसे पहले लिख लीजिए, हमेशा ये सभी कोई भी वेव का डेरिवेशन करना हो ये तीनों फॉर्मूला लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आप लोग जानते हैं। एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बी इक्वल टू म्यू यानी परमिएबिलिटी इनटू ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच वेक्टर। और जे क्या है, जे आप सभी लोग जानते हैं, जे यहाँ पे करेंट एक मिनट, जे करेंट डेंसिटी ही होता है, जे, हाँ। तो ये और जे क्या होता है, ये सिग्मा इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन आपको डिराइव करने हैं, बिना मैक्सवेल के इक्वेशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे लिखिए, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। अब समस्या ये है कि जो मीडियम लिए हैं उसमें ये रो क्या है, जीरो है, चार्ज डेंसिटी जीरो है, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लेंगे आप मैक्सवेल का, तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो, यानी डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ बी की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, इसीलिए मैं बोला हूँ कि ये इक्वेशन तीनों आपको हमेशा लिख लेना है बिना कुछ सोचे समझे। तो एच के फॉर्म में बनाएंगे तो ये डेल डॉट एच इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 आप जानते हैं, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। अब यहाँ पे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ये बी एच के फॉर्म में कर लीजिए, तो बी की जगह म्यू इंटू एच रखेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 पे आइए, ये क्या होता है, कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी। तो कर्ल ऑफ एच इक्वल टू ये जे की वैल्यू ये रख दीजिए, सिग्मा इंटू ई, और यहाँ पे सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, याद रखिएगा, और ये एप्सिलॉन डेल ई बाई डेल टी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सिग्मा कंडक्टिविटी है। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये चारों इक्वेशन हमने लिख लिया, इतना आपको लगभग
सभी टॉपिक्स में करना पड़ेगा इस यूनिट के, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डेरिवेशन वाले टॉपिक्स हैं उनमें। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 का कर्ल लेंगे। ये जो इक्वेशन 3 है इसका हम लोग एक बार और कर्ल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस इक्वेशन 3 का कर्ल लेते हैं। तो यहाँ LHS और RHS दोनों में कर्ल लिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कर्ल अगर यहाँ पे लिए हैं तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये जो ऑपरेटर है डेल ऑपरेटर, ये इंटरचेंजेबल होते हैं, मतलब ये डिफ्रेंसिएशन के अंदर जा सकता है, बस इसको आप डिफ्रेंसिएशन पार्शियली कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ पे ये इसको हम लोग कर्ल ले लिए। अब हम लोग इक्वेशन 4 पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 कर्ल ऑफ एच दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो कर्ल ऑफ एच है इसकी हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे ये कर्ल ऑफ एच की हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख दिए। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग घबराइएगा मत। ये कर्ल ऑफ एच की वैल्यू रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट ओपन करके अब यहीं पे इसको छोड़ दीजिए इक्वेशन 5 करके, ठीक। एक इक्वेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बन गया। अब इसी तरह का एक इक्वेशन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बनाएंगे। तो अगेन हम लोग शुरुआत करेंगे इक्वेशन 4 से, और ये जो कर्ल ऑफ एच है हम लोग इसका फिर से एक बार कर्ल लेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे। देखिए है क्या ना कि हम लोग जैसे इक्वेशन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है तो इसका कर्ल लेके हम लोग कर लिए इसका, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में इक्वेशन बना। अब हम लोग इक्वेशन 4 लेंगे और इसका कर्ल लेंगे इसका, तो फिर देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। तो चलिए इक्वेशन 4 यहाँ पे लिए हमने, इसका इधर कर्ल लिया और इसका इधर कर्ल लिया। तो ये कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इक्वेशन 3 यूज करेंगे। इक्वेशन 3 में आपको ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। इक्वेशन 3 में ये वैल्यू दिया है, ठीक। तो इक्वेशन 3 का ये वैल्यू कर्ल ऑफ ई इक्वल टू यहाँ पे ला के रख देंगे। देखिए यहाँ पे ये और ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। बात समझ में आया कि नहीं। जब देखिए हमने इसमें इक्वेशन 3 लेके उसका कर लिया था तो इक्वेशन 4 से वैल्यू पुट किया था, माने इसका कर लिया था तो हम इसके वैल्यू को यहाँ पे ले जाके पुट किए थे। अब जब हम इसका कर लेंगे तो बीच में इसके वैल्यू को ले जाके पुट करेंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनता है, ये हमने पुट कर दिया, ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए और ये इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब इसको भी यहीं पे छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को देखिए, यहाँ पे कर्ल ऑफ ई है और यहाँ पे भी क्या है, कर्ल ऑफ एच है। तो हम लोग एक वेक्टर अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करेंगे। कर्ल ऑफ एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, ये डेल ब्रैकेट में डाइवर्जेंस ऑफ दिस ए माइनस लैप्लासियन ऑपरेटर ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ए ये वेक्टर लगा दीजिएगा, हम भूल गए हैं, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला हम एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन 5 और 6 दोनों में यूज करेंगे। तो पहले 5 में यूज करते हैं। तो ये ए की जगह हम ई रख देंगे यहाँ पे ये, और इधर का ये इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पे ये जैसे ही हमने पुट किया, अब आप देखिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। इक्वेशन नंबर किस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से जब ये 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको एक ये इक्वेशन मिलेगा। आप ये दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा एक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। हम चाहें तो इसी इक्वेशन को सभी को इस साइड ला के इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये पहला हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन तैयार हो गया। अब हम लोग सेम प्रोसेस इक्वेशन 6 में करेंगे, यानी यही फॉर्मूला इक्वेशन 6 में लगाएंगे। तो ए की जगह एच रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके इस साइड में, यहाँ पे LHS वाले साइड में ये फॉर्मूला लगा दिए, ये सेम है। और इसमें भी अब इक्वेशन 2 पे जाइए तो डेल डॉट एच क्या था, 0 था, यानी सारे इक्वेशंस यहाँ पे यूज हो गए। इक्वेशन नंबर 2 को डेल डॉट एच यानी डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको 0 पुट करेंगे तो एक हमको और ये इक्वेशन एच के फॉर्म में मिल गया। आप चाहें तो एच की वैल्यू बी के फॉर्म में रखिए, तो ये एच की जगह बी रख दिए, इस फॉर्म में भी आ जाएगा। आप सभी टर्म्स को एक साइड भी कर सकते हैं, ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है, चाहे ये पूरा तीनों इक्वेशन एक ही है हालांकि, चाहे ये इक्वेशन ले लीजिए और ये इक्वेशन 7 और इसको इक्वेशन 8 कर लीजिएगा, तीनों को मिला के इक्वेशन नंबर 8 कर लीजिएगा। ये जो इक्वेशन 7 और 8 हैं यही हमारे इक्वेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इक्वेशन है। किस मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड H in homogeneous linear medium in which charge density is 0। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डिराइव किया, यानी प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, ठीक। सिंपल सा टॉपिक था, यही डेरिवेशन पूछा जाता है। अगले टर्न पे हम लोग डाइइलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद वैक्यूम में डिराइव करेंगे। वैक्यूम वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिलहाल हम लोग सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसलिए हमने इसको भी कवर किया। तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है
या कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, मैं कमेंट में सभी के कमेंट का आंसर देता हूँ। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।